Assalamualaikum and welcome to episode 4 of Tune Podcast, Navigating Psychology Careers in Pakistan, Insights and Opportunities, organized by PsychPark Community. I am your host Masuma Zainab. Talking about PsychPark Community, we as organization and we as community are working for professionals and students alike. चाहे हमारी रिसोर्स ग्रुप हो, हमारा रिसर्च असिस्टेंट का हो जहाँ पे हम थीसिस के रिलेटेड हेल्प करते हैं या हमारे वेबिनार्स हों, वी आर वर्किंग फॉर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स अलाइक जहाँ पे हम उनको हर किस्म की अवेलेबल हेल्प जो है प्रोवाइड करते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट आवर टॉपिक दैट इज नेविगेटिंग साइकोलॉजी करियर्स इन पाकिस्तान, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर एवरी जो स्टूडेंट है या प्रोफेशनल हैं कहीं ना कहीं वो इस स्टेज से गुजरे होंगे. चाहे वो साइकोलॉजी की काउंसलिंग हो, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, हर इंसान जो है वो एक इस स्पेसिफिक स्टेज से गुजरता है जहाँ पे दे हैव टू चूज व्हाट वी आर दे आर गोइंग फॉर. तो अगर हम इसकी बात करें तो इस टॉपिक के लिए हमारे पास जो हमारे स्पीकर हैं, विच इज मिस नाइमा किरण. शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड हैज डन एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. Moreover, she is working as a lecturer in the University of South Asia, Lahore. तो जो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, दे कैन बी वेल रिव्यूड बाय मिस नाइमा. अगर हम बात करें हमारे जो साइकोलॉजी के करियर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो दिस इज मोस्ट क्रूशियल स्टेज जहाँ पे आपका पूरा का पूरा करियर डिसाइड हो रहा होता है. तो अगर इसी स्टेज पे हमें करियर काउंसलिंग ना मिले, इसी स्टेज पे अगर हमें गाइडेंस नहीं मिलेगी तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज अ करियर. तो थैंक यू सो मच मैम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. पहले तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, ताकि मैं अपने अगर एक्सपीरियंस या अपने पॉइंट शेयर कर सकूँ ताकि लोगों को हेल्प आउट मिल सके इसके अकॉर्डिंग. एंड जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है अगर मैं बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा किप्स में भी एज अ स्टूडेंट काउंसलर काम किया था और वहाँ पे बच्चे मेरे पास आते थे, स्पेशली जो इंटर के बच्चे होते थे, सेकेंड ईयर के, जिनके पेपर्स होने वाले होते थे और उनको होता था कि अब हम किस करियर में जाएं. तो वो मुझसे पूछते रहते थे कि हम किस करियर में जाएं, हमारे लिए साइकोलॉजी सूटेबल है या हमारे लिए कोई और करियर सूटेबल है. तो हमेशा मैं उनको यही कहती थी कि बच्चे आप अपना इंटरेस्ट बताओ पहले, वेयर इज योर इंटरेस्ट. तो अगर हम बात करें कि करियर काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से तो ये इंटर लेवल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, और इंटर के लेवल से भी नहीं बल्कि मैट्रिक के लेवल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि बच्चे को पता हो कि उसने आगे कौन सा करियर परस्यू करना है. चलो अगर उस हिसाब से हुई भी नहीं है, इंटर के हिसाब से भी नहीं हुई, प्री मेडिकल में बच्चा चला गया है और एमडी कैट दिया वो नहीं कर सका, तो हमारे यहाँ जो बहुत सारी पॉपुलेशन साइकोलॉजी में इसलिए आती है क्योंकि उनको अपने साथ डॉक्टर का टैग लगाना होता है. अगर आप किसी से पूछो भी ना, साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर से ही पूछ लो कि अच्छा आपका क्या इंटरेस्ट था, आपने क्या सोच के साइकोलॉजी चूज किया, तो मोस्टली बच्चे यही कहेंगे कि हम लोगों ने डॉक्टर बनना था, हमारा अनफॉर्चुनेटली एमडी कैट में वो मार्क्स नहीं बन सके, तो हम लोग जो है ना इस फील्ड में आगे के हम क्लिनिकल सेटअप में चले जाएंगे. मतलब उनका पहले से जो है रुझान यहीं पे होता है कि हमने क्लिनिकल सेटअप में ही जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या, उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, किस तरह से साइकोलॉजी वर्क करती है, वो इस तरह से आइडिया नहीं होता बच्चों को. तो मेरे ख्याल से तो बच्चों मैम को अगर अगर इस चीज का आइडिया. जी जी बताएं. स्टार्ट करूँ कि अगर हमें स्टार्ट से अगर स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो करियर जी जी काउंसलिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि क्या है करियर काउंसलिंग और क्या इसमें चीजें आ सकती हैं. जी, करियर काउंसलिंग बेसिकली ये है कि हम जो है करियर्स किस तरह से चॉइस करवा सकते हैं. अगला हमारे पास आ रहा है, हम उसको काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करके हम उसको करियर चॉइसेस बता रहे थे, और करियर चॉइसेस हम किस तरह से बताते हैं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो क्या करना चाहता है, और उसके अबाउट उसकी अचीवेबल गोल्स. हम पहले गोल्स सेट करवाते हैं ना एक पर्सन से कि एक पर्सन आता है हमारे पास तो हम उससे इंटरेस्ट फाइंड आउट करवाते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या है, आपकी ट्रेड्स में स्ट्रेंथ्स, करेक्टर स्ट्रेंथ्स आपकी क्या क्या है, जो आपकी करेक्टर स्ट्रेंथ्स है वही आपके पर्टिकुलर करियर चॉइस में भी होना चाहिए. तो आपकी करेक्टर स्ट्रेंथ्स क्या है, देन फिर हम उससे जो है असेसमेंट करवा के उसको मैनेज करवा के फिर हम करियर काउंसलिंग जो उसकी प्रॉपर वो करते हैं और करियर गाइडेंस देते हैं. अब करियर काउंसलिंग में भी मल्टीपल चीजें हैं. करियर काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ करियर गाइडेंस दे रहे हैं, करियर चॉइसेस बता रहे हैं. करियर काउंसलिंग में ये है कि अगर कोई पर्सन अपना करियर चेंज करना चाह रहा है
बहुत से लोग हैं जो बीएस करने के बाद मास्टर्स में करियर स्विच कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो अगर कोई करियर अपना ट्रांजिशन करना चाह रहा है तो उसमें हम उसको गाइडेंस देते हैं, उसमें हम उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। देन अगर कोई पर्सन है जो अपना करियर जो है इनहेंस करना चाहता है, अपनी स्किल्स इनहेंस करना चाहता है, तो हम उसमें भी उसको गाइडेंस दे रहे हैं। तो करियर काउंसलिंग मल्टीपल जो सेटअप्स में चल रही होती है। सही। तो अगर हम मैम बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो क्या रोल क्या है हमारी जो करियर काउंसलिंग है या साइकोलॉजी की रिलेटेड करियर काउंसलिंग है, क्या रोल, ये क्या इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की? देखिए, साइकोलॉजी के रिलेटेड करियर काउंसलिंग की यही इंपॉर्टेंस है। अब जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर हम लाहौर शहर की बात कर लें तो उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएस साइकोलॉजी करवा रही हैं। अब हर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं, चलो 30 के करीब, 20 के करीब, लेकिन बच्चे हैं हर यूनिवर्सिटी में कि वो बीएस साइकोलॉजी, एक क्लास में बच्चे हैं वो बीएस साइकोलॉजी की तरफ परस्यू करते हैं और बीएस साइकोलॉजी करते हैं। तो अब ये जो इतने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जब ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, तो वो उनको समझ ही नहीं आती कि वो कहाँ जाए, किस करियर को परस्यू करें। बहुत से जो हैं वो एमफिल की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम टीचिंग को परस्यू कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने देखा हो तो हमारे पास टीचिंग की जो भी मार्केट है, जॉब मार्केट, वो भी अभी डाउन है। कोई एक टीचर चला जाता है तो वो बहुत अरसे तक रहता है, अगर मिल भी जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जॉब मार्केट टीचिंग की भी उस तरह से नहीं है, और टीचिंग में भी अगर आप देखें तो एमएस करके भी टीचिंग में लोग जा रहे हैं। वो सिर्फ एमफिल नहीं है कि स्पेसिफाइड टू एमफिल हो कि वो टीचिंग में जा सके। देन अगर आप रिसर्च की देखें तो रिसर्च में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फंडिंग्स उस तरह से प्रॉपर नहीं है। अगर कोई इंडिपेंडेंटली रिसर्च करना भी चाहता है तो उसको समझ ही नहीं आती मैं किस तरह से, कौन से करियर बोर्ड है, कौन से बोर्ड हैं जो मुझे परमिशन दें और मैं उस हिसाब से अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करूँ। तो वो प्रॉपर वो फंडिंग वाला सिस्टम भी नहीं है रिसर्च का। देन पे बात आती है, अगर कोई जा रहा है क्लिनिकल सेटअप में, तो वहां पे बात आ जाती है कि क्लिनिकल सेटअप में भी अगर आप देखो तो अब हर यूनिवर्सिटी एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी तो करा ही रही है। अब बहुत ज्यादा एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी तो अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर भी लो, आप उसमें ग्रेजुएट भी हो जाओ, पर मसला ये है कि आपको आगे जॉब्स मिल रही हैं, क्लिनिकल सेटअप्स में आगे जॉब्स मिल रही है। मतलब इतने सारे एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही उनको क्या करना है। और इवन एमएस करने के बाद भी तो खुद मेरी मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी कुछ क्लास फेलोज ऐसी हैं जिनको कोई करियर अभी बिल्कुल भी कोई गाइडेंस नहीं है कि वो क्या करें आगे जाके। और उन्होंने किया हुआ डिग्री एमएस कर लिया कंप्लीट, लेकिन अब उनको करियर गाइडेंस ही नहीं है कोई कि किस तरह से हम अपनी करियर को इनहेंस करें, किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को इनहेंस करें। तो मैम जो हमारी जैसे आपने डिस्कस किया कि जो बहुत ज़्यादा टीचिंग जो है उसका भी जो लेवल है या जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो टीचिंग में जा रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं और जो साइकोलॉजी को परस्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें साइकोलॉजी की करियर की बात करें पाकिस्तान में, अभी कोई जैसे आपको भी आइडिया होगा, देयर इज नो सिस्टम फॉर सर्टिफिकेशन या देयर इज नो सिस्टम एज इफ जो लाइसेंसिंग का सिस्टम होता है वो भी एज एन पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है। तो करंट स्टेट ऑफ साइकोलॉजी एज अ करियर जो है, अगर हम देखा जाए तो वो करियर की स्टेट क्या है अभी पाकिस्तान में, वेयर इट इज गोइंग? देखिए, पाकिस्तान में करियर तो अच्छा है साइकोलॉजी का। जैसे कि अगर अब आप देख लो, अगर एआई का दौर आ गया ना, एआई के दौर में जैसे एआई ने हर करियर को तकरीबन टेक ओवर करना है, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा करियर है जिसको वो टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि एआई एक मशीन है और उसमें साइकोलॉजी में इमोशंस की जरूरत है और एआई में वो चीज नहीं होती, तो वो टेक ओवर नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, अगर अभी आप देख रहे हो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही है, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस चल रही है, पॉवर्टी का बहुत बुरा हाल है, तो उसमें आप देखो कि हर एक पर्सन मेंटल इलनेस का शिकार हो रहा है। पर्टिकुलरली नॉट मेंटल डिसऑर्डर्स, लेकिन समटाइम्स मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। कोई ना कोई पर्सन आएगा आपके पास जब वो कहेगा कि मुझे फला चीज पे स्ट्रेस हो रहा है, या मुझे ये पैनिक अटैक्स होते हैं, या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, या मुझे डिप्रेशन की जो अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं वो हो रही हैं। सर, आपके पास कोई ना कोई पर्सन ऐसा जरूर होगा जो इस सब सिचुएशन से गुजर रहा है। तो उसके लिए तो साइकोलॉजी की फील्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर अब आप बात करिए ना कि सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है। हालांकि हमारे जो बहुत सारे टीचर्स हैं वो इस चीज पे बहुत वर्क भी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से
साइकोलॉजी की कोई सर्टिफिकेशंस हो जाए, क्योंकि अगर आपने देखा होगा नॉर्मली कोई एमएससी साइकोलॉजी कर रहा है तो वो क्लिनिकल सेटअप में बैठ गया है, कोई एमफिल साइकोलॉजी कर रहा है तो वो क्लिनिकल सेटअप में बैठ गया है, कोई एडीसीपी कर रहा है तो भी वो क्लिनिकल सेटअप में बैठ गया है। हालांकि क्लिनिकल सेटअप में बैठने के लिए वही है जिसने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की हो, और सिर्फ एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं, 1 साल अंडर सुपरविजन वर्क भी किया उसने, तो ही वो जो है वो एलिजिबल है उसमें क्लिनिकल सेटअप में बैठने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो ये इस तरह के अनएथिकल लोग भी बैठे होते हैं और फिर उनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी चल रही होती हैं जो कि खुलेआम आपको नजर आ रही होती हैं। लेकिन सर्टिफिकेशंस का यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है। बट पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है जो आपको मेंबरशिप दे रही है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है, वो भी आपको मेंबरशिप वो दे रही है, मतलब लाइसेंस नहीं दे रही लेकिन एज अ मेंबरशिप दे रही है कि आप उनकी मेंबरशिप में आ जाओ, तो आपका वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक बन जाती है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत आए हो। सही। तो अगर हम आपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जिनके साथ हम मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर हमने बात की कि जो करियर पाथ हैं, तो क्या पॉसिबल करियर पाथ्स हो सकते हैं इन साइकोलॉजी, जो मेजर हैं जिनकी हम बात करें, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है, जिसमें जो है काउंसलिंग साइकोलॉजी आ जाती है, ये तो बहुत एक बेसिक और मेन जो पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। लेकिन अगर हम करियर पाथ्स देखें, डिफरेंट करियर दूसरे देखें, तो वो कौन कौन से होंगे? देखिए, वो हो सकता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसका आजकल बहुत ज्यादा वो इन है पाकिस्तान में। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन करो, आप एचआर की फील्ड में जा सकते हो, आप एचआर की फील्ड के अंडर काम कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उसमें इंसान जा सकता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करके। देन फिर आती है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि हम मोस्टली क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे जो हमारी मेडिकल कंडीशंस हैं उनका किस तरह से हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, या उनकी उनके ऊपर उनकी ट्रीटमेंट हमारी प्रॉपर इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारा ऐसा चल रहा है, या कैंसर के अंदर कैंसर पेशेंट्स है तो कैंसर के अंदर किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम है कि मेडिकल कंडीशंस के साथ लिंक करके साइकोलॉजी को उससे पता चलना होता है। तो हेल्थ साइकोलॉजी का भी बहुत ज्यादा रोल है पाकिस्तान में। देन फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है। बहुत से लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने फोरेंसिक साइकोलॉजी में करना था, फिर हमें हमारे घर वालों ने रोक दिया क्योंकि वो इसको इस फील्ड को बहुत ज्यादा वो समझा जाता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक फील्ड है और ये लड़कियों के लिए अच्छी फील्ड नहीं है पाकिस्तान में स्पेशली। तो मैं उनको यही कहती थी कि आप जो है ना, अब जैसा आपके घर वालों ने रोक तो दिया, लेकिन हाँ बाहर इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में जब आप फॉरेंसिक वाली साइड पे जाते हो तो वहां पे आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से डिफरेंट चीजें चलती हैं। लेकिन ये है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी जाया जा सकता है। देन फिर आ जाती हैं आपकी दूसरी साइकोलॉजी की टर्म्स, तो उसमें भी जाया जा सकता है। जितनी हम साइकोलॉजी की फील्ड थ्रू आउट बैचलर्स में पढ़ रहे होते हैं उन सब में हम जा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में रिसर्च है। आप रिसर्चर के तौर पे भी जा सकते हो साइकोलॉजी में। आप रिसर्च करो, आप अपने टूल्स डेवलप कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो, क्वेश्चनियर्स डेवलप कर सकते हो, आप असेसमेंट के टेस्ट डेवलप कर सकते हो, आप उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो। आप रिसर्चर बहुत अच्छे बन सकते हो अगर आप रिसर्चर की फील्ड में जाओ तो। तो जितनी भी मैम आपने फील्ड्स का डिस्कस किया है करियर के हिसाब से, हेल्थ साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी है, तो पाकिस्तान में फोरेंसिक साइकोलॉजी है उसकी क्या डिमांड है, उसकी उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा बता दें। फोरेंसिक साइकोलॉजी की ना अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से पाकिस्तान में, क्योंकि अगर आप देखो कि कोई मुजरिम पकड़ा भी जाता है और अगर कोई बहुत ज्यादा बाअसर मुजरिम हो तो उसको उस तरह से मिलता नहीं है इंसाफ। अगर उसके साथ कोई हो, मतलब मजबूर किस्म का पर्सन, तो वो उसको इंसाफ उस तरह से नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में लड़कियों के लिए फोरेंसिक साइकोलॉजी अभी सेफ नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो जा सकता है उस साइड पे और वो कर सकता है। तो बट लड़कियों के लिए अभी थोड़ी वो सेफ पोजीशन नहीं है पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें फोरेंसिक साइकोलॉजी में करवा रहे हैं, मास्टर्स करवा रहे हों या बैचलर्स, या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक जो है करियर के हिसाब से अगर फोरेंसिक साइकोलॉजी में करवाई जा रही है पाकिस्तान में कोई आई भी? डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई है। बैचलर्स में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़वा सकता है फोरेंसिक साइकोलॉजी का, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में मास्टर्स से रिलेटेड कुछ इस तरह से हो रहा है।
बट मतलब पाकिस्तान अगर आप इंट्रो टू साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत फोरेंसिक साइकोलॉजी का जरूर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये ओके बाहर तो फॉरेन की फील्ड है। सही, तो कोई मास्टर्स की डिग्री एज इन फोरेंसिक साइकोलॉजी अभी पाकिस्तान में नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं। ओके, ज्यादातर जो है वो काउंसलिंग है, क्लिनिकल है और हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और अगर हम देखा जाए तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी है और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी अभी रिसेंटली यूसीपी ने भी स्टार्ट किया है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स। अभी वो ले भी रहे थे एडमिशंस, और इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी है ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। मैम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने सिर्फ सुना सुना होता है बेसिकली कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है या करियर साइकोलॉजी है, उसके अलावा वो इतनी फील्ड्स को इतना अच्छा नहीं समझते। तो काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कर दें जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, हाउ दे कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, मतलब इसका क्या फायदा हो सकता है उनको फ्यूचर में, क्योंकि काफी इसी चीज का है कि इसी के बारे में गाइडेंस नहीं मिलती कि साइकोलॉजी में सिर्फ ये दो ही फील्ड हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में कोई इतनी गाइडेंस, स्पेसिफिक गाइडेंस हमारे पास नहीं है। तो काइंडली इस पे थोड़ा सा हमें जो है इनलाइटन कर दें कि हम इसके बारे में क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करके, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कर रहे होते हो तो आप सारी ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल उसमें मैकेनिज्म्स आते हैं वो सारे पढ़ रहे होते हो। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, या आप एचआर के अंदर काम करते हो, तो आप ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठते हो। फिर वहाँ पे ना आपको न्यू साइकोलॉजिस्ट हायर करने की जरूरत नहीं होती, वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट उधर जाके बैठता है, वो एम्प्लॉयज की काउंसलिंग भी कर रहा होता है, इंडिविजुअल सेशंस भी लेता है और ग्रुप सेशंस भी ले रहा होता है, और जो वेबिन वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, डेवलपमेंट सेशंस हैं, वो सारे कुछ हो जाए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट देख रहा होता है। तो अब जैसे अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एचआर का एकदम से जो है वो फील्ड बहुत ज्यादा इनहेंस हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एचआर ज्यादातर हायर होते हैं, वो अगर आप देखो तो वो हायर होते हैं तो उनकी कोई पीछे से बैकग्राउंड एजुकेशन जो है मोस्टली की वो एचआर से रिलेटेड नहीं होती, और अगर एचआर में वो काम भी कर रहे हैं तो वो काम एचआर रिलेटेड नहीं कर रहे होते, वो ज्यादातर काम दूसरा वाला कर रहे होते। तो वहां पे ज्यादा जरूरत एम्प्लॉयज को अब है कि हमारे पास भी कोई ऐसे साइकोलॉजिकल पर्सन हो जो हमारी काउंसलिंग कर सके, जहाँ जो हमारी बात सुन सके, जहाँ पे हम अपनी बात को शेयर कर सके, वो हमारी बात सुन सके, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो हमें निकल सके। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल है। और अगर पे के हिसाब से देखा जाए तो ये हाईएस्ट पेइंग जॉब भी है, क्योंकि एचआर की जॉब हाईएस्ट पेइंग है, तो ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में ही आती है ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की, और ये हर कंपनी जैसे मोस्टली हायर करती है। हाँ, अब पाकिस्तान में ये भी चीज है कि मल्टीनेशनल कंपनीज तो इसको बहुत ज्यादा वो करती है, लेकिन हाँ, अगर आप मास्टर्स करके स्पेशलाइज करके जा रहे हो तो फिर ये भी बात आती है कि आपको आना पड़ता है, आपको अपनी प्रोफाइल खुद इनहेंस करनी पड़ती है, आपको जाके लोगों से मीटिंग मीटिंग करनी पड़ती है, फिर उनको बताना होता है कि उन आपकी फील्ड का पर्टिकुलर कंपनी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट होगा, वहां पे आपको अपना स्कोप क्रिएट करना पड़ता है। फिर जब वो आपको एंटर कर देते हैं तो फिर आप उसमें फिर काम करो और फिर आगे आप जा सकते हो। और अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जिस तरह से प्लेयर्स हैं जो, क्योंकि वो जब फील्ड में होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं, तो वो ऑन द प्रेशर होते हैं, तो उनका एक कंटिन्यूस प्रेशर एक मोमेंट चलता रहता है। तो जो अगर कोई और है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो जा रहा है, वो काउंसलिंग करने जा रहा है, तो उसको वो स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता कि जिसके थ्रू वो काउंसलिंग कर सके, लेकिन जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है उसको पर्टिकुलर पता होता है कि अगर एक स्पोर्ट्समैन पर्सन है वो पर्टिकुलर इस पोजीशन में होगा तो वो प्रेशर में होगा और उसको क्या चीज की ज्यादा जरूरत होगी, एज कम्पेयर टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत रोल है, और इवन पीसीबी में मैंने बहुत सी जॉब्स देखी हैं जिसमें वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे होते हैं फॉर देयर टीम। तो अगर हम इसको सम अप थोड़ा सा करें तो हमारे पास जो मास्टर्स की डिग्री है वो ऑर्गेनाइजेशनल में, काउंसलिंग में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, सिर्फ पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो ये और हेल्थ ज्यादातर साइकोलॉजी मोस्ट में भी, हेल्थ हेल्थ में भी। साइकोलॉजी है। तो अगर सही, तो अगर हम देखा जाए तो ये चार डोमेन्स हैं जो कि साइकोलॉजी के अंदर इस वक्त हमें अवेलेबल है पाकिस्तान। मैम जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इन सब में बात बात की कि हम जो
करियर डोमेन्स हैं। अगर मैं पूछूं कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो करियर काउंसलिंग है या गाइडेंस है, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान? हम इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग प्रॉपर अवेयरनेस दें लोगों को कि कौन कौन सी जो है बेटर काउंसलिंग, मतलब बेटर जो है वो करियर एस्पेक्ट्स है हमारे पास साइकोलॉजी से रिलेटेड। हम अगर बात करते हैं तो हम सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी की तरफ हम ज्यादा नहीं जाते, क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ ज्यादा जाते। और अगर आप देखें ना पाकिस्तान में जॉब्स, अगर आप ये देखें जॉब्स, तो वो ये है कि एक तो क्लिनिकल सेटअप में जॉब्स जो आती हैं वो तो ठीक आती है, लेकिन जो काउंसलिंग सेक्टर में जॉब्स आ रही थी, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट काउंसलर्स मांगी जाती है, स्कूल काउंसलर्स मांगे जाते हैं, वो जॉब तो होती तो जॉब काउंसलर रिलेटेड है, लेकिन जब आप जाके करने जाओ ना तो फिर आपको पता चलता है कि वो जॉब काउंसलिंग रिलेटेड है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जॉब मार्केट में ये एक डिफरेंस, ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप काउंसलर की जॉब में हायर कर रहे हो तो आप प्रॉपर वो काउंसलर वाली जॉब रखो। आपने जॉब रखा स्टूडेंट काउंसलर का है, और जब आप हायर हो जाते हो तो फिर वो पता चलता है कि वो काउंसलिंग वाला काम ही नहीं है। उसमें तो आपको बच्चे जो है ना जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाने हैं आपने बच्चों के, तो वो वाला काम है। तो ये काम तो काउंसलिंग रिलेटेड तो हमारा है नहीं, तो वो इसीलिए जो लोग फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी करके आगे जाते हैं और फिर जब वो जॉब में ये चीजें देखते हैं तो वो डिसहार्ट होने लग जाते हैं। तो उसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। इवन जॉब मार्केट जो जॉब देने वाले हैं उनको भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि किस किस तरह के करियर प्रोस्पेक्ट्स है और किस किस तरह के वो काम हो सकते हैं और क्या क्या उनकी जरूरियात हैं आजकल हमारी जिंदगी में। स्कूल काउंसलर्स की अगर मैं बात करूं तो स्कूल काउंसलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि मोस्टली जो इश्यूज हैं वो स्कूल लेवल में ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर स्कूल लेवल में ही इश्यूज को डील कर लिया जाए तो वो आगे हॉस्पिटल यानी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ कम जाते हैं और वो क्लिनिकल सेटअप में उनको जाने का मौका ही ना मिले, क्लिनिकल साइड में, कि वो बचपन में ही ट्रीटेबल हो जाए। तो हमारे यहाँ जरूरी ये है कि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, कि रिसर्च में आप देख सकते हैं कौन कौन सी करियर डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरी बात ये कि और फील्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सके, जैसे कि हमने देखा होगा एपीए के अकॉर्डिंग 57 फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, तो उसमें से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई 4 फील्ड्स है मोस्टली, या 5 होंगी क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी भी कराता है जीसीयू, तो 5 फील्ड्स हैं कि जिसमें जो है ना मास्टर्स हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे यहाँ जो बाकी फील्ड्स हैं वहां पे भी तो मास्टर्स होना जरूरी है ना, और फील्ड्स भी तो होनी चाहिए। अब मसला ये कि हमारे पास 4-5 फील्ड्स है, अब उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखती है वो क्लिनिकल दिखती है और क्लिनिकल में बच्चे चले जाते हैं। लेकिन जब क्लिनिकल में बच्चे स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं फिर उनको पता चलता है कि वहां पे तो जॉब ऑफर्स ही नहीं है, वहां पे किस तरह से हम अपने करियर को आगे फॉरवर्ड करें। तो यहाँ पे हमें जरूरत ये है कि जो यूनिवर्सिटीज है वो न्यू करिकुलम जो है ना वो डेवलप करें और न्यू मास्टर्स की फील्ड्स भी निकालें। एचईसी को जरूरत है कि न्यू मास्टर्स की फील्ड्स निकालें, स्पेशलाइजेशन की फील्ड्स निकालें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो सके और ज्यादा से ज्यादा फील्ड्स निकल सके। अब जैसे साइकोलॉजी ऑफ आर्ट्स है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो किसी को आर्ट्स में शौक है और वो उसको साइकोलॉजी के साथ लिंक करके पढ़ना चाहता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसकी कोई अभी स्पेशलाइजेशन का एरिया नहीं है। लेकिन वो फिर होता ये है कि वो अपने थीसिस के थ्रू जो है अपने रिसर्च वर्क के जरिए जरूर चले जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब अपने रिसर्च वर्क के थ्रू भी जाते हैं तो वहां पे आर्ट थेरेपी आ जाती है। आर्ट थेरेपी किस तरह से कराई जाए, आर्ट थेरेपी में क्या क्या इनोवेशन हो सकती हैं, असेसमेंट आर्ट आर्ट जो है आर्ट्स के थ्रू असेसमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर आती हैं और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह से है नहीं अभी। मैम आपने ये डिस्कस किया कि हमें प्रमोट करना चाहिए इन सारी चीज़ों को या इन सारी डोमेन। क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसके ज़रिए हम ये अवेयरनेस पैदा करें? जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को ये करना चाहिए कि वो क्लिनिकल की जगह काफ़ी और जो डोमेन्स हैं वो सामने लेके आएँ। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज या क्या कौन-सी ऐसी टिप्स हैं जो हमें अप्लाई करनी चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए या फिर हमें इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए? देखें पहले तो ये स्ट्रेटेजीज हैं कि हमें अवेयरनेस सेशंस देने चाहिए। अब वो सिर्फ हम यहाँ ना दें, हम कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाके हम करियर काउंसलिंग रिलेटेड अवेयरनेस सेशंस दें। और इवन जो यूनिवर्सिटीज में करियर एरिया होता है, करियर प्लेसमेंट का एरिया होता है जहाँ पे उन्होंने करियर काउंसलर्स बिठाए होते हैं, वहां पे एक साइकोलॉजी रिलेटेड करियर काउंसलर भी बिठाना चाहिए जो साइकोलॉजी की जो है वो फील्ड से रिलेटेड लोगों को गाइड कर सके। और करियर जो है वो सेशन के सेमिनार रख सकते हैं
डिफरेंट स्पीकर्स को बुला सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं उनको बुलाया जा सकता है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं वो बेटर तरीके से बता सकते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। और अगर आपने कोई न्यू फील्ड इंट्रोड्यूस करानी है तो फिर वो एचईसी के साथ मीटिंग्स करके बुलवाई जा सकती है। अब हम अनफॉर्चुनेटली जब छोटे लेवल पे होते हैं तो वहाँ पे एचईसी मीटिंग उस तरह से प्रॉपर नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलकर हम ये इनिशिएटिव कर सकते हैं ताकि जो है न्यू फील्ड्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस की जा सके मास्टर्स लेवल पे। एंड दूसरी बात ये कि अगर करियर काउंसलिंग की अगर आप बात करें तो सिर्फ करियर काउंसलिंग में ये नहीं है कि हम कौन सा करियर स्पेशलाइजेशन के लिए चूज करें, बल्कि करियर काउंसलर में ये है कि डिफरेंट जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी हम दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ जॉब कर सकता है पर्सन। वहाँ पे हमें डिफरेंट जॉब इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे हमारी उनके साथ कनेक्शंस हो तो हम उनको भी बताएं कि किस तरह से पर्टिकुलर फील्ड काम करती है और आप किस तरह से जॉब को लेके उसको डिफाइन करके चल सकते हैं। एंड देन फिर हम उनकी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो भी हम करें कि एक पर्सन जब एमएस करके फारिग हो जाता है तो हमें बस ये होता है कि अब हम कंप्लीट हो गए, अब तो हम जॉब करने चले जाएंगे, लेकिन हमें ये भी बताना है कि पढ़ाई तो सारी जिंदगी चलनी है। तो हमें ये भी बताना है कि ये जो सारी जिंदगी की जो पढ़ाई है आपकी स्किल्स कैसे इनहेंस कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट है, कोई सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे पैक्ट करवाता है सीबीटी का कोर्स, वो आप कर सकते हो सर्टिफिकेशन वाला कोर्स, और आप लिख सकते हो आगे अपनी प्रोफाइल के आगे सर्टिफाइड सीबीटी के साथ आप कर सकते हो थेरेपिस्ट। तो आरईबीटी के कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हो। एंड देन आपकी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन है जो कि आपको आगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल करियर में हेल्प आउट कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी साइड बाय साइड चल सकती हैं। सही, थैंक यू सो मच मैम। और अगर हम बात करें जैसे जो हमारे पास स्टूडेंट्स काफ़ी आपके पास भी आते हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से, और अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें कि सिर्फ साइकोलॉजी में किस तरह की करियर काउंसलिंग होती है, तो जब वो आपके पास आते हैं तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होता है उनका उनका सवाल होता है कि डिफरेंस क्या होता है हेल्थ साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में और काउंसलिंग में। जैसे आपने पहले डिस्कस किया था कि हेल्थ जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, कि कोई अगर इशू हो रहा है तो उसके पीछे उसका रूट कॉज क्या है या उसकी वजह क्या है। और करियर और काउंसलिंग में भी इसी तरह एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो अगर हम उस डिफरेंस को एलैबोरेट करें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको अंदाजा हो कि वो किस तरह की फील्ड उनके लिए सही है या कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी तरफ उनका इंटरेस्ट या दिलचस्पी ज़्यादा है, तो हम उसको एलैबोरेट अगर करें तो किस तरह करें? देखिए अगर मैं बात करूं तीनों फील्ड्स का, जैसा आपने पूछा था, अगर मैं क्लिनिकल साइड की बात करूं, पहले तो मेरे पास जब ये स्टूडेंट्स आते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ ये अपनी टीचिंग करियर में, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं लास्ट सेमेस्टर के स्पेशली आते हैं और कहते हैं कि हम आगे स्पेशलाइजेशन करें तो किस एरिया में करें। तो मैं उनसे कहती हूँ पहले तो मुझे ये बताओ कि अपना इंटरेस्ट क्या है। अब आप लोगों ने डिफरेंट करियर फील्ड्स पढ़ ली हैं, साइकोलॉजी की डिफरेंट करियर फील्ड्स पढ़ी हैं, ड्यूरिंग बीएस आपने सारा कुछ पढ़ लिया। अब मुझे बताओ आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अभी जैसे मेरे पास करंटली रिसर्च के लिए बच्चा है, तो मैंने उनको यही बोला कि अच्छा बताओ कि किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस पर रिसर्च वर्क करो, क्योंकि आगे आप जिस उसी फील्ड में जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे तो वो आपका रिसर्च वर्क आपको हेल्प आउट करेगा। तो अगर चलो रिसर्च वर्क में भी नहीं होता काम, लेकिन आप उनसे पूछो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर जब इंटरेस्ट बताते हैं तो उस हिसाब से फिर मैं उनको बताती हूँ कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। अब अगर आप क्लिनिकल, जैसे मुझे जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड चूज कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी में पेशेंस होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में टेम्परामेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि क्लिनिकल साइड पे जब आप जाते हो तो आप ऐसे ऐसे सिवियर केसेस देखते हो जहां पे इंसान अगर वीक पर्सनैलिटी का है तो वो उसमें अफेक्टेड हो जाता है, उसकी उसकी अफेक्टेड हो जाता है और वो फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने जाना है, आपने उसको परस्यू करना है, तो आपकी पर्सनालिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए। जो आपको लगता है कि इतनी ज्यादा ज्यादा सिवियर चीजें देखकर मेरा दिल हिलेगा नहीं, तो आप फिर क्लिनिकल साइड पे जाओ। वरना अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी उस तरह से डाउन है कि मैं उस तरह से नहीं जा सकूंगा, मैं सिवियर केसेस नहीं देख सकूंगा, देन फिर आप काउंसलिंग साइड पे जा सकते हो। क्लिनिकल में क्योंकि आप सिवियरिटी को डील कर रहे होते हो, आप हॉस्पिटलाइज लोगों को डील कर रहे होते हो क्लिनिकल सेटअप में, जहां पे आप मेंटल हॉस्पिटल में जाके देख रहे होते हो अपने क्लाइंट्स को। और वो क्लाइंट्स समटाइम्स ऐसे भी होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर हमला भी कर देते हैं। अक्सर ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहां पे क्लाइंट ने हमला भी किया है। तो उस टाइम उस फील्ड के लिए
पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पर्सन होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो विजिलेंट हो और जो एक्टिवली जो है वो केसेस अपने डील कर सके। लेकिन अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी के नहीं हो, देन काउंसलिंग साइकोलॉजी आती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में नॉर्मल जितने भी ये हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रहे हैं, लाइक स्ट्रेस आ गया, एंग्जाइटी हो गई, थोड़ी बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो वाले जो इश्यूज हैं वो काउंसलर्स डील कर रहे होते हैं। और वो नॉर्मली जो है आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाते हैं जो कहते हैं मुझे फला इशू है, या मुझे जैसे रिलेशनशिप काउंसलर होते हैं, मैरिटल काउंसलर्स होते हैं, स्कूल काउंसलर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के काउंसलर्स हैं, तो वो उस तरह से फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में चले जाते हैं और वो उनको डील कर रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं हॉस्पिटल साइड पे जाऊं और मैं मेडिकल कंडीशंस को देखूं, तो आप फिर हेल्थ साइकोलॉजी की तरफ चले जाते हो, जहाँ पे आपकी मेडिकल डिजीजेस आ जाती है, लाइक किडनी प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, आपकी जो है कैंसर है, आपका डायबिटीज है, बहुत सारी जो आपकी डिजीजेज है। फिर आप देखते हो कि इनका बायोसाइको सोशल इफेक्ट क्या पड़ा है, मतलब इनके ऊपर बायोलॉजिकली तो ये डिजीज है, लेकिन साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर में किस तरह से चीजें चल रही हैं और किस तरह से ये डिजीज को और मजीद खराब कर रही है। लाइक अगर आप देखो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या डायबिटीज है या कैंसर है, इन सब में स्ट्रेस बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अगर आप स्ट्रेस को देखो तो स्ट्रेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम यही कहते हैं कि स्ट्रेस ही सारी मेडिकल कंडीशंस की जड़ है, फिजिकल प्रॉब्लम्स की सारी जड़ स्ट्रेस है। तो इसी तरह से अगर किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया, उसको फौरन से शॉक लगेगा, डिनाइल में जाएगा पर्सन, स्ट्रेस में जाएगा, एंग्जाइटी होगी कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, फिर उसकी फैमिली को। तो वो उस टाइम पीरियड में मेडिकल डॉक्टर उसे डील नहीं कर सकता। उसकी ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है मेडिकल डॉक्टर नहीं डील कर सकता, क्योंकि उन्होंने उस तरह से पढ़ा नहीं है। तो उस टाइम पीरियड में हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है जो इन कंडीशंस को डील कर सके, ताकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपरली चल सके। सही। काफ़ी मैम आपने एलैबोरेट करके बताया इन तीनों फील्ड्स के बारे में। तो अगर अपन बात करें चैलेंजेस की, जो कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर जो न्यू साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने करियर पाथ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चूज़ किया है, तो क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं या क्या क्या ऐसी डिफिकल्टीज या स्ट्रगल्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं, या क्या चैलेंजेस हैं? तो उसके बारे में मैम काइंडली आप थोड़ा सा एलैबोरेट। अच्छा, सबसे पहले जब एक साइकोलॉजी में पर्सन आता है, बीएस साइकोलॉजी में, तो सीनियर्स उसको ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसमें तो कोई स्कोप नहीं है। तो सबसे पहली बात स्कोप की करते हैं, उसके सीनियर्स उसको डराना शुरू कर देते हैं, या आसपास के लोग डराना शुरू कर देते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि तुम साइकोलॉजी में आ गए हो तो अब तो साइको हो जाओगे, साइकोलॉजी के लोगों को तो साइको कहा जाता है। फिर एक जो कॉमन क्वेश्चन है जो हम सबको सुनने को मिलता है, क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? एक जो कॉमन क्वेश्चन है जिससे तंग आके जो साइकोलॉजी का पर्सन है वो यही कहता है कि यार मैं किधर आ गया हूँ, मैंने क्या फील्ड चूज कर ली है, मतलब ये सब मुझे इतना तंग करते हैं, क्या मैंने फील्ड चूज कर ली। तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, कहने वाले हजार लोग हैं, आस-पास कहने वाले हजार लोग हैं, आप वही करो जो आपका दिल है। अगर आपका दिल है साइकोलॉजी में जाने का तो डेफिनेटली जाओ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कोई खतरनाक फील्ड नहीं है, साइकोलॉजी कोई बुरी फील्ड नहीं है, साइकोलॉजी इज असेंशियल फील्ड। आप अगर देखोगे बाकी सारी फील्ड को, जब आप देखोगे ना, तो उस सब में साइकोलॉजी का बहुत रोल है। उन सब में थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। अगर लॉ की बात करें तो लॉ में साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, लॉ में फोरेंसिक साइकोलॉजी का बड़ा रोल आ जाता है। तो हर फील्ड में साइकोलॉजी का रोल है। अगर न्यूट्रिशन की फील्ड देख लो तो उसमें न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन साइकोलॉजी का। तो डिफरेंट फील्ड में साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर देखो डिफरेंट फील्ड में थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो आप खुद देखोगे ओवरऑल साइकोलॉजी का कितना बड़ा एक इम्पैक्ट है, कितना बड़ा रोल है हमारी अपनी जिंदगियों में। तो साइकोलॉजी में जो जा रहे हैं वो पहले तो ये देख लें कि स्ट्रगल है, नो डाउट, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, हर एक को अपनी करियर बनाने में स्ट्रगल होती है, तो स्ट्रगल तो है। अगर वो बात करते हैं ना कि इसका कोई स्कोप नहीं है, तो स्कोप इसका है, डेफिनेटली स्कोप है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी करियर प्रोफाइल को कैसे इनहेंस करते हो। तो स्कोप तो बिल्कुल है। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे स्टिग्मेटाइजेशन बहुत है मेंटल इलनेसेस से या मेंटल हेल्थ के चीज़ों से। तो स्टिग्मेटाइजेशंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर इनको रोल प्ले करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनको सुनने को चीज़ें मिलती हैं इस चीज से रिलेटेड। देन टीचर्स इनको प्रेशराइज, बहुत अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे होते हैं।
कि आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, और बच्चे का उतना वो इंटरेस्ट नहीं होता। बच्चा टॉपर होता है, टीचर कहता है कि मैं टॉपर स्टूडेंट ले आऊं अपने ही डिपार्टमेंट में, तो वो मेरा भी एक नाम हो जाए। लेकिन वो बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट किसी और एरिया में होता है, तो वहां पे भी फिर इनको इश्यूज आते हैं, फेस करने पड़ते हैं। तीसरा ये है कि जो मेडिकल एमडी कैट से फेल होके मतलब एमडी कैट से जो निकल के जो आते हैं बच्चे, वो ज्यादातर इस फील्ड में चले आते हैं कि हम मेडिकल है, डॉक्टर लग जाएगा। तो वो जो स्टार्टिंग में इनको अवेयरनेस नहीं होती और बाद में आके फिर ये हो रहा होता है कि हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें फिर इनको फेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस। सही। तो क्या ऐसी टिप्स हो सकती हैं जिनसे हम इस स्टिग्मेटाइजेशन को या इन चैलेंजेस को रिड्यूस कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट? ये इसी तरह से है कि अवेयरनेस लें, ये प्रॉपर तरीके से ये गाइडेंस लें। और अब तो अगर आपने देखा मीडिया का बहुत ज्यादा दौर है, तो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस या अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी रखें। और इवन लिंक्डइन पे अपनी एक्टिव प्रोफाइल्स बनाएं, क्योंकि लिंक्डइन ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट प्रोफेशन अपनी एक प्रेजेंस जो है वो प्रोफेशनल प्रेजेंस वो बनाए, ऑनलाइन प्रेजेंस, और वहां पे कनेक्शंस बना के उनसे गाइडेंस लें कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, किस चीज का स्कोप है, किस चीज की तरह आप आगे जा सकते हो। स्कोप अगर देखा जाए तो आप नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो। आप क्लिनिकल सेटअप में बैठ सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल एरिया में जा सकते हो, आप एचआर की फील्ड में जा सकते हो, आपका स्कोप है। आप जो है डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस करा सकते हो। आप स्पेशलाइज ऑफ कोर्स ये स्पेशलाइजेशन की बात है, आप ट्रेनिंग सेशंस करा सकते हो, आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हो, आप जो है वो वर्कशॉप्स वगैरह करा सकते हो। तो स्कोप तो हर चीज में है, स्कोप इसका हर चीज का है, बस डिपेंड ये करता है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है एंड आपकी अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसी है। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल है, एंड देन फिर मैं ये बात जरूर कहूंगी यूनिवर्सिटी में भी कि जब बच्चे मास्टर्स में होते हैं तो उनकी सीवी बिल्डिंग है, इंटरव्यू टेक्निक्स हैं, वो उस पे भी जो है ना उनकी डिपार्टमेंट वाले सेमिनार्स करें, सेशंस कंडक्ट कराएं, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हम किस तरह से अपनी सीवी को इनहेंस कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बना सकते हैं, उनको किस तरह इनहेंस कर सकते हैं, और किस तरह से आगे कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स करियर हैं जहां हम जा सकते हैं। मैम, आप जो यंग साइकोलॉजिस्ट हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे कि आप अपने करियर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? तो आप जैसे आपने बताया बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि सेशंस होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए। तो हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि अपने करियर को एक ग्रोथ देने के लिए या इन्हांस करने के लिए उनको क्या-क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखो, पहले तो जरूरी ये है कि वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लें, इंटर्नशिप्स करें, मल्टीपल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। और उसके अलावा अगर वो रिसर्च एसोसिएट के तौर पे, अगर रिसर्च की तरफ उनका ध्यान है, तो रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर जॉब में आप देखो ना, तो दो चीजें देखी जाती हैं, या तो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस आपका एक प्रैक्टिस देखी जाती है कि आप क्या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, और आपके रिसर्च में किस तरह से प्रोस्पेक्ट आपका रहा है, आपका वो सब देखा जाता है। तो ये दो चीजें आपकी अच्छे से होनी चाहिए। देन आपकी लिंक्डइन पे एक एक्टिव प्रोफाइल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जो आप काम कर रहे हो आप उस पे लगाओ, आपकी एक्टिव प्रोफाइल हो। आप उसमें अपने डिफरेंट आर्टिकल्स भी बना मतलब क्रिएट करके लगा सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह। मतलब आप उसमें प्रोफेशनल्स के साथ जब नेटवर्किंग करते हो, कनेक्शंस बनाते हो, तो वहां पे भी आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाता है कि मैं किस तरह से कैसे आगे जा सकूं। देन आप कुछ कोर्सेज की तरफ जा सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ्स के होते, या जितने भी मंथ्स हो आप वो कर सकते हो। आपकी अपनी प्रोफाइल इनहेंस होगी उसके थ्रू। जो यंग साइकोलॉजिस्ट हैं, आप यंग साइकोलॉजिस्ट में अगर मैं बीएस करके करने वाला बोलूं, तो वो फिर ये देख सकते हैं कि वो कौन से करियर में आगे जाना चाहते हैं और कौन सा करियर उनके लिए बेटर रहेगा। मतलब अगर वो इंडस्ट्रियल साइड में जाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में चले जाए। अगर वो जाना चाहते हैं क्लिनिकल साइड में कि मैंने जो है ना वो सिवियर पॉपुलेशन को डील करना है, तो वो क्लिनिकल साइड पे भी जा सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि मैंने स्पेशल नीड्स वाले मेरा जो इंटरेस्ट है वो बच्चों की तरफ ज्यादा है, तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं कि बच्चों की तरफ डील कर लें, बच्चों के पास चले जाए। और अगर वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन को डील करूं, तो वो फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी तरफ जा सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं मेडिकल कंडीशंस के साथ देख लूं, डील कर लूं, जैसे शौकत खाना में मोस्टली हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं,
तो अगर वो चाहते हैं कि उस तरह से मैं डील करूं तो वो फिर हेल्थ साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट करियर प्रोस्पेक्ट्स है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन देयर ओन पर्सनल प्रेफरेंसेस और पर्सनल चॉइसेस। और उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी पर्सनल अवेयरनेस के थ्रू पता चलेगा कि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। ओके मैम, आप अभी डिस्कस कर रही थी कि जो बेसिक चीज़ है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च जिनको करना अच्छी लगती है, जिसमें हमारी थीसिस आ जाता है या हमारी असाइनमेंट्स आ जाती हैं या उस तरह के रिलेटेड जो रिसर्च वर्कर्स होते हैं, उनके लिए आप इस डोमेन में जो है क्या एक प्रमोशन है या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है, या जो रिसर्च है वो उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिल सकती हैं, या फिर क्योंकि जब वो क्लिनिकल में नहीं आ रहे तो कौन सी ऐसी डोमेन है जिसमें वो जा सकते हैं, एमफिल है, मास्टर्स है, क्या है जिसमें रिसर्च के जो कीन लोग हैं वो जा सकते हैं। अच्छा, अब रिसर्च में पहले तो ये देखा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब बीएस पे रिसर्च होती है तो मोस्टली बच्चे उस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। इवन हमारे यहाँ अगर रिसर्च का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है तो उस तरह से पढ़ाया जाता है कि बच्चों के दिल में एक खौफ बैठा दिया जाता है कि रिसर्च तो बहुत बड़ा कोई डेंजर वाला काम है। तो रिसर्च इज एन इंटरेस्टिंग वर्क, इंटरेस्टिंग टास्क टू डू। कि रिसर्च में आप जो है अपने आइडिया को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हो और एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि अगर ये इस तरह से चीज नहीं हो सकती तो फिर किस तरह से हो सकती है। देन यूनिवर्सिटी लेवल पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्वांटिटेटिव रिसर्च पे ध्यान दिया जाता है। दो तरह की रिसर्चेज होती हैं, ऑब्वियसली बात है। अगर आप किसी फिनोमिना को इन डेप्थ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, यानी जितने हमारे असेसमेंट्स बनते हैं, स्केल्स बनते हैं, टूल्स बनते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू बनते हैं। तो अगर क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई जाना चाहता भी है पर्सन तो उसको जबरदस्ती क्वांटिटेटिव की तरफ लेके जाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में उस तरह से स्पेशलाइज लोग नहीं है जो क्वालिटेटिव रिसर्च करा सके। तो ये थोड़ा एक लैक है हमारे पास। लेकिन अगर मैं रिसर्च के स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस देना चाहूँ तो वो यही है कि एमफिल करके आप रिसर्च की तरफ जा सकते हो, क्योंकि एमफिल में यही है कि वो एक साल उनकी पढ़ाई होती है और एक साल उनका रिसर्च वर्क होता है सारा। अगर एमएस में देखा जाए तो एमएस में आपका चारों साल आपकी पढ़ाई, आपका जो है वो दोनों साल आपकी पढ़ाई है, चारों सेमेस्टर आपकी पढ़ाई भी है, क्लिनिकल वर्क भी आपका साथ चल रहा होगा, एंड देन आपका रिसर्च वर्क चल रहा होगा। तो वो ज्यादा एक फुल टाइम डिग्री हो जाती है। एमफिल है, एमफिल में आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हो, चीजें चल रही होती है साथ साथ एमफिल में। तो एमफिल करके भी आप रिसर्च की तरफ जा सकते हो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू दैट कि आप बीएस लेवल पे जब आप रिसर्च वर्क करते हो, अपना थीसिस करते हो, तो उसको पब्लिश जरूर करो, उसकी पब्लिकेशन पे वर्क करो। और उसकी पब्लिकेशन ये नहीं है कि आपको साल बाद अहमियत याद आ रही है तो मैं पब्लिकेशन करवा लूं, या 2 साल बाद, क्योंकि वो नहीं पता कि आपका सुपरवाइजर किधर चला जाता है। आपने जैसे ही थीसिस कंप्लीट किया, आपका ग्रेड लगा, आप अगले दिन सुपरवाइजर के पास पहुंचो और आप कहो कि मैंने पेपर पब्लिश करना है, मेरी मुझे गाइड करें। पेपर आप पब्लिश करवाओ, ज्यादा से ज्यादा जल्दी करके पेपर पब्लिश करवाओ, क्योंकि आपका रिसर्च वर्क उस वक्त तक आपका जो है ना वो ऑफिशियल नहीं होता जब तक आप पब्लिश नहीं करवाते। तो पब्लिश करवाओ। और एक थीसिस में से आपके मल्टीपल रिसर्च पेपर्स निकलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर 2-3 भी आपके रिसर्च पेपर आपके नाम के निकल आते हैं और आपका वो सीवी में आ जाता है, तो आपकी सीवी उधर ही इनहेंस हो जाती है रिसर्च के थ्रू, कि आपने ये रिसर्च वर्क किया और ये आपके टॉपिक्स थे, इसके अंदर आपने रिसर्च वर्क किया। एंड देन फिर जब आप मास्टर्स में जाते हो, मास्टर्स में क्योंकि आपका एडवांस जो है वो रिसर्च वर्क है, यानी एमफिल भी मास्टर्स ये, तो एमफिल में भी एडवांस रिसर्च वर्क जो आपका आता है, फिर आप उसमें टूल डेवलपमेंट भी करते हो, आप कोई चीज कर रहे हो तो, या आप कोई असेसमेंट या आप कोई टेस्ट डेवलप कर लेते हो, तो उसको जब आप पब्लिश करवाते हो तो फिर आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। ओके, अगर हम मैम बात करें, आपने एमफिल की बात की है कि आप रिसर्च में जा सकते हैं, तो एमफिल के बाद जो रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स हैं या रिसर्च की डोमेन जो जॉब्स हैं, बेसिकली अगर मैं पूछूं जॉब्स के बारे में, तो रिसर्च की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल होती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एज अ रिसर्चर, और इंडियन यूनिवर्सिटी में नहीं, इंडस्ट्रियल साइड पे भी एज अ रिसर्चर जो है वो जॉब्स आ रही होती हैं, जिसमें वो मांग रहे होते हैं कि अगर साइकोलॉजी रिलेटेड मिल जाए पर्सन तो वो बेटर होगा उनके लिए। तो वो जॉब्स आती रहती है। बाकी दूसरा ये है कि आपको खुद अपना प्रोस्पेक्ट बनाना पड़ता है। वो इस तरह से बनाना पड़ता है कि आप पब्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि जितनी आपकी पब्लिकेशन होगी उतनी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और इवन टीचिंग में भी यही देखा जाता है कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशन है उसी को ही हायर किया जाता है।
ओके मैम, इन हम अपॉर्चुनिटीज को हंट किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज आ गई जॉब के रिलेटेड, या साइकोलॉजी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, हम इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे हंट कर सकते हैं, या कैसे हमें पता लग सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज अभी चल रही है? क्योंकि बहुत देखिए सारे लोग डिफरेंट जो होते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि अगर हम स्टार्ट कर भी, अगर उन्होंने रिसर्च भी की हुई है, अगर उन्होंने उनके सारे के सारे जो माइलस्टोन्स हैं वो कंप्लीट हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि हम इन चीज़ों को कहाँ पे हंट करें, या ये अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ पे मिल सकती देखिए, वो ये होता है कि बहुत सारी जो है प्रोफ़ेशनल जॉब साइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके थ्रू आप जॉब्स हंट कर सकते हो, जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस तरह की ग्लासडोर है, इस तरह की जो प्रोफ़ेशनल वो जो जॉब हंट प्रोफ़ाइल्स है वो। अब लिंक्डइन की मैं बात जो बार-बार कर रही हूँ ना, वो ये कर रही हूँ कि जब आपकी प्रोफ़ाइल एनहांस होती है, जब आपकी प्रोफ़ाइल प्रॉपर प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल बनी होती है, आपने वहाँ पे नेटवर्किंग की हुई है, आपने वहाँ पे डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आपने ऐड किया हुआ है, उनको कनेक्शन बनाया हुआ है आपने, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपकी प्रोफाइल को देख रहा होता है। आप एक्टिव हो बहुत ज्यादा, आप अपना लगा रहे हो कि मैंने ये चीज किया, आज मैंने मेरी ये पब्लिकेशन हुई, मेरी वो पब्लिकेशन हुई, आप अपनी वो डाल रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल इनहेंस कर रहे हो साथ साथ, तो इवेंचुअली आपको वहां से प्रोफेशनल्स खुद अप्रोच करते हैं फॉर जॉब। मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपनी 2 जॉब्स यहीं से मिली है, लिंक्डइन से मिली है। लिंक्डइन से लोगों ने मुझे अप्रोच किया है फॉर जॉब्स। तो अगर मुझे अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन से लोग जॉब के लिए, तो आपको भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव और प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए। इसमें आप प्रॉपर हर चीज़ लिखो, आप अपनी एजुकेशन डालो। एजुकेशन में आप डालो कि अगर आपने कोई सोसाइटी में पार्ट लिया हुआ है, या आप किसी सोसाइटी के हेड रहे हो, या आपने कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है, या आपने कोई कॉम्पिटिशन विन किया हुआ है, आप वो डालो, आप वो ज़रूर डालो। स्किल सेट डालो आप अपना प्रॉपर साइकोलॉजी रिलेटेड जो आपका स्किल सेट होना चाहिए। आप अपना थीसिस का रिसर्च प्रोजेक्ट डालो, आपके क्या-क्या रिसर्च प्रोजेक्ट्स हुए। आपकी जो पब्लिकेशन हुई हैं वो आप डालो। और अगर आपकी एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ आपने कोई मेंबरशिप की हुई है, या बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट ये वाली मेंबरशिप करते हैं, या जो पाकिस्तान वाली मेंबरशिप की हुई है, आप उनका भी डालो कि आपने मेंबरशिप की हुई है, आप उसका प्रॉपर वो चीज़ें डालो। एंड देन आप अपने एक्सपीरियंसेस डालो, जो जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अब आप ये देखो कि डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हमारे यहाँ, उनको हंट करो, उन कॉन्फ्रेंसेस को उनको ज्वाइन करो, वो वर्कशॉप्स होती है उनको ज्वाइन करो, ताकि आपके पास सर्टिफिकेशन हो, आपने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। एंड देन आप एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन ना करो। अगर आपको लगता है कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी है जहाँ पे मैं अपना रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट कर सकती हूँ, तो आप एज अ प्रेजेंटर भी जाओ। आप प्रेजेंटर के तौर पे जब आप वहाँ पे प्रेजेंट करते हो, तो वहां पे जब सामने सुनने वाले जब बैठे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए, वो आपको तभी अप्रोच कर लेते हैं। तो ये आपकी अपनी है कि आप अपनी प्रेजेंस किस तरह से बना रहे हो। अगर आप अब ये सोच रहे हो ना कि मैं डिग्री कर ली है, मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अब सोशल मीडिया पे जाके क्या करूं, मुझे वैसे ही अप्रोच करें, तो वैसे कोई नहीं अप्रोच करने वाला। अब दौर है सोशल मीडिया का, अब ऑनलाइन प्रेजेंस का दौर है। तो मैं तो अपने आसपास के सब लोगों को कहती हूँ कि लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल इनहेंस करें। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। डिफरेंट अगर आपको लगता है कि एडमिशंस जो हैं वो आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, आप उनके साथ कनेक्शन बनाओ, कहीं ना कहीं से आपको जॉब्स मिल जाती है इवेंचुअली। है। मैम, जो आपने अभी जिक्र किया है कि अब जो है वो दौर बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल जो प्रोफाइल्स हैं या फ्रीलांसिंग जो प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे फाइवर है और अपवर्क है, हम्म। या इस तरह की और भी बहुत सारी जो डिजिटल वेबसाइट्स हैं, क्या हम साइकोलॉजिस्ट को उनके ऊपर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, या इन फ्रीलांसिंग साइट्स पे नहीं होती? फ्रीलांसिंग साइट्स पे साइकोलॉजिस्ट मोस्टली जो है वो असाइनमेंट राइटिंग काम कर रहे हैं, या थीसिस राइटिंग काम कर रहे हैं, या फिर आर्टिकल राइटिंग काम भी कर रहे हैं मोस्टली। लेकिन अब आर्टिकल राइटिंग का जैसे कि आपको पता है चैट जीपीटी आ गया है, डिफरेंट कंटेंट राइटिंग जो है वो सॉफ्टवेयर आ गए एआई के, जिसके थ्रू आर्टिकल राइटिंग इतना वो मुश्किल काम नहीं रह गया। अगर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस लेने हैं या ऑनलाइन क्लिनिकल सेशंस लेने हैं, तो ऑनलाइन सेशंस के लिए मरहम है, ओला डॉक है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। एंड आप फिर जो है ना काउंसलिंग साइट पे चले जाते हो, क्लिनिकल सेशंस लेना शुरू कर देते हो। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो, तो आप
इन 2 वेब जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यानी मरहम, ओला डॉक और इस तरह के जो मेडिकल रिलेटेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप उसमें अपना अकाउंट बनाओ, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कराओ और उसमें आप जो है वो ऑनलाइन अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं वहाँ पे ना करूँ और कहीं और करूँ, तो फिर आप गूगल मीट के थ्रू भी ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ले सकते हो। लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपने अपनी प्रेज़ेंस बनाई हो। क्योंकि जब आप न्यू-न्यू आओगे और इवन अगर मैं एज़ अ पब्लिक अगर आपको देखूँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे सेशन लेना है, तो मैं आपसे क्यों सेशन लूँ? आपकी प्रेज़ेंस होगी, आपके फीडबैक्स होंगे तो ही मुझे आइडिया होगा कि मुझे सेशन लेना चाहिए। तो इसी तरह से अपनी प्रेज़ेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रेजेंस को हम किस तरह से कर सकते, किस तरह बना सकते हैं, किस तरह जनरेट कर सकते हैं उस प्रेजेंस को? सिर्फ हमारे जो फीडबैक्स है उससे, या और भी हम काफी